दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस और भाजपा के संबंधों की, क्योंकि अभी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि अब उन्हें चुनाव के समय आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सक्षम है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय वह अक्षम थी, इसलिए उन्हें आरएसएस के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये एक जो बयान है, इसमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार आरएसएस भाजपा की मदद नहीं कर रही। पर अब जो असलियत क्या है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भाजपा की मदद करना है, क्योंकि भाजपा उसके एक प्रोजेनी यानी पुत्र के समान है, उसका ही एक उत्पादन है। जैसे हम जानते हैं आरएसएस 1925 में बना, जबकि देश में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था, जब दलितों में एक चेतना का संचार हो रहा था, जब वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जगह जगह आंदोलनों की शुरुआत हुई। और इन सब जो नए मूल्य जो आ रहे थे, बराबरी के लिए, समता के लिए, उन मूल्यों का विरोध करने के लिए आरएसएस ने एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो सावरकर ने रखी, उसके आधार पर बनाई। अब हिंदू महासभा पहले से हिंदू राष्ट्र के लिए सक्रिय थी, मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र के लिए सक्रिय थी। तो फिर आरएसएस ने क्या किया? हिंदू महासभा तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र के लिए राजनीति में काम कर रही थी। तो आरएसएस ने जो काम किया वो था स्वयंसेवकों का, प्रचारकों का ट्रेनिंग का काम। एक उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल था, उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें रखी कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। प्राचीन काल में हमारा एक गौरवपूर्ण समय था जब मनुस्मृति का शासन था, जब मनुस्मृति के कानून लगते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन और मुसलमान ये विदेशी हैं। इन दो आधार पे उन्होंने इतिहास का दुरुपयोग करके हिंदू मुसलमान के बीच के में एक नफ़रत की खाई पैदा की। जैसे मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई, और यहीं से एक सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके चलते आगे आरएसएस ने स्वयंसेवक तैयार किए और खूब सारी ट्रेनिंग देके प्रचारक तैयार किए। अब इनका पहला तो उद्देश्य डायरेक्ट राजनीति में आने का नहीं था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलते चलते जब बाद में आरएसएस के प्रशिक्षित नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, तो इन्हें लगा कि इन्हें एक राजनीतिक संगठन की ज़रूरत है जो राजनीति के पटल पर इनकी बातों को, हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को सामने रख सके। अब इसी दौरान वैसे तो इन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की, सेवा भारती की स्थापना की, इनके मातहत राष्ट्र सेविका समिति भी आई। ऐसे बहुत सारे संगठनों का शुरुआत हुई। और ये संगठन कैसे बनते थे? ये संगठन बनते जो आरएसएस के उच्चतम ट्रेनिंग वाले प्रचारक होते थे, वो जाकर इस प्रकार के संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बनाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहला स्वरूप है वो था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ कैसे बना? तो उस समय हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसमें शुरुआत की। आर्य समाज की मदद से, बलराज मधोक की मदद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाने की बात की, भारतीय जनसंघ। और इसमें आरएसएस ने अपने 3 बड़े प्रचारक भेजे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उस समय यही एजेंडा रखा कि मुसलमानों का राष्ट्रीयकरण करना है। और धीरे धीरे चल के इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बातें, जैसे गाय की रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन किए, और जो दकियानुसी चीज़ें थी, भारतीय संविधान का विरोध करने वाली चीज़ें थी, ये उन्होंने किया। 51 साल तक इन्होंने अपने हेड ऑफिस पे तिरंगा नहीं फैलाया। खैर, इनके बाकी संगठन बनते गए। पर इनके जो 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो जनसंघ और आरएसएस इसमें बहुत मजबूती से कूद पड़े। और ये उसमें आने के बाद इन्होंने पूरा नियंत्रण इस आंदोलन का ज़्यादातर अपने हाथ में रखा। इसमें वामपंथी पार्टियां भी थी, ये भी थे, पर ज़्यादा जो इसमें वर्चस्व था वो आरएसएस और जनसंघ का था, क्योंकि इनका संगठन वैसे भी काफ़ी मजबूत था। अब बाद में जनता पार्टी बनी,
जयप्रकाश नारायण ने इसका मार्गदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद चालू हुआ कि जो जनसंघ से आए हुए लोग हैं उनकी दोहरी सदस्यता है। एक तरफ वो आरएसएस के प्रति वफादार हैं और दूसरी तरफ जनता पार्टी में हैं, तो उनको आरएसएस की सदस्यता छोड़ देना चाहिए। तो इसमें जो जनसंघ के लोग जो आरएसएस से आए हुए थे उन्होंने फैसला किया कि हमें तो आरएसएस तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और अगर आप और इसी आधार पे जनता पार्टी टूट गई। जनता पार्टी टूट गई तो इसमें जो भारतीय जनसंघ के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 से उदय में आए। इन्होंने शुरुआत में गांधीयन समाजवाद इस आधार पे अपने आप को रखा, पर 1984 के चुनाव में इनको कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो बाद में फिर इन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया और उन्होंने राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद ढहाने को अपना मुख्य मुद्दा बना लिया, और यहीं से समाज में दंगे बढ़ते गए और उसके साथ साथ इस पूरे आंदोलन की परिणति जो हुई वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुई। अब यहाँ से जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे बढ़े और जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और राम मंदिर का जो आश्वासन दिया गया, समाज में एक प्रकार का ध्रुवीकरण चालू हो गया, और इस ध्रुवीकरण के चलते समाज में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शक्ति थी वो बढ़ती गई। तो ख्याल करें, एक तरफ सांप्रदायिक दंगे, ध्रुवीकरण, और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता गया। 1984 में इनके 2 एमपी थे और 1991 और उसके बाद 150, 160 इस प्रकार से बढ़ते गए, और 1996 में ये सत्ता पे भी आए। तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो नियंत्रण है वो आरएसएस के प्रचारकों के हाथ में है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य लीडर रहे हैं वो सब आरएसएस से आए हुए हैं। कभी आरएसएस में काम करते हैं, कभी बजरंग दल में काम करते हैं, कभी विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं, और कभी वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र है, और इसका पूरा नियंत्रण जो होता है वो आरएसएस द्वारा साल में एक बार आयोजित होता है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। उसी में इनकी पूरी नीति बनाई जाती है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी के आधार पर चलती है। और अभी तक जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हर इलेक्शन के समय जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग जाते थे। तो अभी जो जेपी नड्डा कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, पर एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो संबंध बहुत गहरा है। ये संबंध इसलिए है कि इनका एजेंडा एक ही है, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे आरएसएस की ही उपज है, आरएसएस ही मुख्य संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी एक संतान के रूप में है जो उसी एजेंडा को आगे लेकर चलती है। अभी पिछले सालों में हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का उठाव जो हुआ है वो बहुत ऊंचा हुआ है, इसलिए वो आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं उनसे नहीं मिलते हैं, उनसे मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। तो उसलिए कई लोगों को ऐसा संशय होता है कि मोदी के उभार के कारण आरएसएस इनसे नाराज़ है। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि धर्म के नाम का जो भी राष्ट्रवाद आता है, धर्म के नाम का राष्ट्रवाद हमेशा एक तानाशाह के आधार पर ही आता है, और ये तानाशाही पाकिस्तान में अलग प्रकार से है, श्रीलंका में अलग प्रकार से है, म्यांमार में अलग प्रकार से है, तालिबान अफ़गानिस्तान में अलग प्रकार से है। तो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद या नस्ल के नाम के राष्ट्रवाद में एक जो होता है सबसे प्रमुख, उसमें उसका बहुत इमेज बनाया जाता है, उसको करिश्माई व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी को तो भगवान के अवतार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनको भी कुछ ऐसा लगता है कि उनमें कुछ विशेष बात है। तो ये कोई उनके बीच में बहुत विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि इससे आरएसएस को कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि उनका जो एजेंडा है कि मनुस्मृति के मूल्यों को वापस लाना, भारतीय संविधान को बाईपास करना या उसके मूल्यों को दबा के रखना, और दूसरी तरफ से मुसलमान और क्रिश्चियंस को एक दुय्यम दर्जे का स्थान देना,
ये आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है। और ये अभी की जो पिछले 10 साल में हमने भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार देखी, इसमें ये सब बखूबी चल रहा है, तो उससे उनका कोई मूलभूत मतभेद होने का सवाल नहीं है। तो नड्डा जी जो कह रहे हैं वो उसमें हमको एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी ये अंदर से गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनके बीच में जो फ़र्क है वो केवल स्ट्रेटजी का फ़र्क है, वो एक नीति का फ़र्क समय समय पे आ सकता है, पर जहाँ तक मूल रूप से उनकी गहरी एकता है उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आ सकता। भले ही मोदी जैसा लीडर एक बहुत बड़े इमेज के रूप में खड़ा हो जाए तो भी उसमें उनमें गहरा कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो खैर, इसे हमें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इसी आधार पर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मैं स्पष्ट कर पाया कि इनके बीच में संबंध क्या है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।